बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल हैं? ठीक हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन को एंजॉय कर रहे हैं? चलें ठीक है। आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, यानी आपका जो पहला चैप्टर है वो इंशाल्लाह उसके नेक्स्ट लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज हमारा आर्टिकल है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस ऐसी ऑसिलेशंस हैं, यानी अगर एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है, लेट्स से ये है कि अगर एक बॉडी को मैं थोड़ा सा दाएं तरफ ले जाकर छोड़ दूं तो ये ऐसा थोड़ा ही है कि ये सारी उम्र वाइब्रेट करती रहेगी। ये देखें, उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ऐसी ऑसिलेशंस जिनका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम हो, ऐसी ऑसिलेशन को क्या कहते हैं? डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहते हैं। देखें अगर, और ये किस वजह से है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है टाइम के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर एम्पलीट्यूड कम ना हो, यानी अगर फर्ज करें, सॉरी ऐसे कर लें, अगर बॉडी का एम्पलीट्यूड बेटा कम ना हो, बात समझ में है कि अगर वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम ना हो तो उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। लेकिन अगर एम्पलीट्यूड टाइम के साथ कम हो रहा हो, फॉर एग्जांपल ये बेटा ऐसे कम हो रहा हो, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा हो, तो ऐसे ये जैसे ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, एम्पलीट्यूड जो है उसमें कमी आ रही है, यानी ऐसे कमी आ रही है। ठीक है, तो ऐसी ऑसिलेशंस को क्या बोलते हैं? डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर फर्ज करें आपके पास कोई वेसल है, जस्ट इस तरह का एक वेसल सा है जी, कंटेनर सा, ऐसे एक बॉल या छोटी सी कोई स्मॉल मेटालिक बॉब है, उसको अब यहां छोड़ दें तो क्या करेगी? ऐसे ऑसिलेट करेगी और आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, यानी ऐसे ऑसिलेट करेगी आहिस्ता 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 आहिस्ता, उसका एम्पलीट्यूड क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसी ऑसिलेशंस को क्या बोलते हैं? डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस कहते हैं। हमने इस चैप्टर में पहला लेक्चर जब पढ़ा था इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का, मैस अटैच टू स्प्रिंग के हवाले से, अगर आपको याद हो, तो उसमें हमने फ्रिक्शनल फोर्स, अगर एक मैस ऑसिलेटिंग सिस्टम है, यानी एक मैस अटैच टू स्प्रिंग है और वो बॉडी ऑसिलेट कर रही है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मैस स्प्रिंग सिस्टम है ऐसे, ये हमारे पास ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है जी ऐसे, और ये क्या बॉडी क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही। ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स को हम निगलेक्ट कर दें, जो कि हमने तब किया था, डैम्पिंग फोर्स को हम इग्नोर कर दें, फ्रिक्शनल फोर्स को इग्नोर कर दें, तो फिर आपको याद है ना कि वो फोर्स जो इस बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ला रही थी, यानी जैसे अगर इसको यहां से छोड़ा जाए तो वो फोर्स जो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ला रही थी, उसका क्या नाम था? रिस्टोरिंग फोर्स। किसके बराबर थी? kx माइनस kx। याद आया ना? लेकिन अब ये देखो, गौर करो, जब ये बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स इसे इधर ले जा रही है, बिल्कुल ठीक है, तो उसकी मोशन को एक ऑपोजिट फोर्स भी लग रही है जो कि उसे क्या कर रही है? उसकी मोशन को रोक रही है। तो आपने मैकेनिक्स के अंदर एक लॉ पढ़ा था, स्टोक्स लॉ, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने पढ़ा था कि वो जो अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी के ऊपर एक ड्रैग फोर्स एक्ट करती है। वो जो ड्रैग फोर्स है वो किसके इक्वल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होती है। याद है ना? ये जो ड्रैगिंग फोर्स है, जो अपोजिंग फोर्स है, वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर हम अगर इसको हटाएं तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट हम वो वहां पर कांस्टेंट क्या था? याद है आपको? क्या था जी? 6 पाई ईटा। याद है ना? 6 पाई ईटा या 6 पाई उन्होंने को कांस्टेंट लगाया हुआ था। वो इस तरह से, मैं सिर्फ जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसका मतलब है कि ये जो ड्रैगिंग फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स है, यहां पर डैम्पिंग फोर्स
किसके बराबर होगी? जो इस बॉडी की मोशन को रोक रही है, जो एम्पलीट्यूड में कमी का सबब बनेगी, वो किसके बराबर होगी जी? माइनस बीवी। बी कोई कांस्टेंट है, ये बीवी ना कह देना, माइनस बीवी। समझ आ गई बात? तो यहां माइनस का क्या मतलब है कि वेलोसिटी के, वो जो डैम्पिंग फोर्स है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट है, इज ऑलवेज बी ऑपोजिट टू दी वेलोसिटी। समझ आ गई बात? वेलोसिटी के ऑपोजिट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट है, तभी तो एम्पलीट्यूड में कमी आएगी ना। ठीक है, तो दो बातें हो गई। पहली बात आपने क्या याद की, जरा बताइए कि व्हाट आर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस? दोज ऑसिलेशंस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, दोज ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशंस। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है तो फिर कौन सी फोर्स है जो बॉडी पे लग रही है, जो ऑसिलेशंस का सबब बन रही है? कौन सी है जी? सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स है। वो किसके बराबर है? माइनस के एक्स के। अब अगर डैम्पिंग फोर्स भी लग रही है तो व्हाट विल बी द टोटल रिजल्टेंट फोर्स? तो इधर वापस आ जाए, ले जी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी वाइब्रेटिंग बॉडी किसकी इक्वल होगी? रिस्टोरिंग फोर्स प्लस दी डैम्पिंग फोर्स। एफ डी मीन्स डैम्पिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर है? माइनस के एक्स। डैम्पिंग फोर्स किसके बराबर है? माइनस बी 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 वी। वी इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टी वाइब्रेटिंग बॉडी एंड बी इज अ कांस्टेंट, सम कांस्टेंट है। यहां से बेटा नेट फोर्स वो फोर्स होती है जो एक्सेलरेशन पैदा करती है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ के मुताबिक वो जो फोर्स है वो किसके बराबर है? एम में। और हमें पता है कि ए जो है उसको क्या लिखा जा सकता है? dv ओवर dt लिखा जा सकता है, या d2x ओवर dt x स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है ना? बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो फिर हमने नेट फोर्स विच इज इक्वल टू एम में, एम ये आ गया, ए को हम ये लिख सकते हैं, तो जो टोटल फोर्स हमारी ये आ गई। एम को बेटा नीचे ले जाएं तो क्या बनेगा? माइनस के ओवर एम माइनस बी ओवर एम। इन सबको उठा के इधर ले आए तो आपके पास ये आ गया। अब यहां पर हमने जस्ट ये बी बेटा कांस्टेंट है, बात समझ में आ गई? डैम्पिंग कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, तो बी ओवर एम को सिंपलिसिटी के लिए हमने 2 बीटा की इक्वल लेट कर लिया, यानी 2 बीटा इज इक्वल टू बी ओवर एम। आसानी की खातिर ये काम कर रहे हैं और कोई इसमें लॉजिक नहीं है। इसी तरह से के ओवर एम को हमने, ओमेगा स्क्वायर को हम के ओवर एम के इक्वल हमने इसको ले लिया। ये दो आपने सपोजिशंस की हैं कि 2 बीटा इज इक्वल टू दिस, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ताकि इक्वेशन आसान हो जाए, उसको सॉल्व करना आसान हो, और इसमें कोई फिजिक्स नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, ये थोड़ा सा यहां एक कॉन्सेप्ट जरूरी है। देखो, आपने मैट्रिक लेवल में पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या है ये बताएं जरा? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि हर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज आपने निकालनी है। ठीक है, उसके उस इक्वेशन के रूट्स निकालने। दिस इज व्हाट वी मेंट बाय द सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। अच्छा, चलें बताएं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बताएं जरा जी, क्या सॉल्यूशन होगा अगर कहा जाए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? तो आप बता देंगे ना? जी बिल्कुल बता देंगे। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, याद है ना? दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पक्की बात है। अब इधर वापस आओ, इसी कॉन्सेप्ट को हमें इधर इस्तेमाल करते हैं। ये बेटा याद रखना है कि मैथमेटिक्स के अंदर, यानी ये बात तो इसी एग्जांपल से ये जाहिर होगी कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हो, जिस तरह की भी हो, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलता है। ठीक है,
हम उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या निकलता है, ये कंफर्म है। अब देखो हमें ये पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन ये निकलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो उसमें भी x की वैल्यू क्या थी 2, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू 2 थी, यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये भी डिग्री 2 है, d2x/dt²। तो किसी भी, ये याद रख लें आज के बाद फिजिक्स के अंदर, क्योंकि हम आगे आपने हायर लेवल पे भी, आगे एमएससी के लेवल पे भी जब फिजिक्स पढ़ेंगे या बीएससी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तो जहां पर भी, या आपसे मिले मॉडर्न फिजिक्स में हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हवाले से जब बातें करेंगे, तो ये आपने अब भूलना नहीं है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑफ डिग्री 2, यानी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इस किस्म का होगा। किस किस्म का? x इज इक्वल टू a सम कांस्टेंट है, e रेज पावर म्यू t, e रेज पावर म्यू t। यहां पर जो म्यू है, म्यू का जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है कि जो म्यू है इसको हम यहां पर कोफिशिएंट ऑफ डैंपिंग फोर्स या डैंपिंग कह सकते हैं, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है। आप जस्ट इतना याद कर लें कि दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। पक्की बात? चल आगे चलते हैं। अब हमारे पास, हम करेंगे क्या, ये x हमारे पास ये आ गया, इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, dx/dt ये आ गया, इसका सेकंड डेरिवेटिव ये आ गया। अब तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई, ये फर्स्ट डेरिवेटिव x और डबल डेरिवेटिव, इन तीनों की वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। लेंगे पुट कर दें, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, इसकी वैल्यू ये पुट कर दी। ये आसानी के लिए मैंने आपको लिख दिया ताकि कम टाइम में हम ज्यादा डिस्कस कर लें, ठीक है जी। तो घर में आपने बैठ के प्रैक्टिस करनी 2-3 दफा इसकी। ले जी, d2x बेटा dt² की इनकी वैल्यूज पुट कर दी हैं। ये मैंने ये निकाली है ना ऐसे, ये वाली, उसके बाद ये निकाल ली है, x की ये वैल्यू आ गई। इन तीनों की वैल्यूज इसमें पुट कर देनी। ये तीनों की वैल्यूज हमने पुट कर दी, ये कॉमन आ गया, तीनों में कॉमन आ गया तो ये आ गया, ठीक है। ये चीज तो जीरो के बराबर नहीं है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना ये वाला, समझ आ गई बात। ये तो फिर इसका मतलब है ये हिस्सा जीरो के बराबर आ गया। जब ये जीरो के बराबर आ गया तो ये क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पीछे मैंने आपको कहा है वो फार्मूला सामने एंड पे लिखा हुआ, इस पे वैल्यूज, इसका मतलब है a यहां पे 1 है, ये b के बराबर आ गया और c भी कित के बराबर है, 1 के। तो फार्मूला लगाएं तो हमारे पास ये आ गया। यहां से बेटा 4 कॉमन लेके अंडर रूट है, यानी 2 आ गया, 2 कॉमन ले लेंगे, ये कट जाएगा। तो इसका मतलब है ये b की वैल्यू, यार म्यू की वैल्यू, सॉरी। अब म्यू की जो वैल्यू है, ये कितनी वैल्यूज आ गई हैं, 2। कितनी वैल्यूज आ गई हैं, 2। लेकिन उस 2 वैल्यूज को लिखने से पहले जरा देखें, इस बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर को ऐसे लिखा जा सकता है, -1 बेटा अंडर रूट कॉमन लेके बाहर निकाल लें तो क्या बनेगा। नहीं अगर समझ आई तो ये देखो ना, बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ऐसे है ना, तो इसको -1 अगर कॉमन ले लें ऐसे, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ऐसे। तो ये अंडर रूट बाहर आ गया, ये -1 अंडर रूट क्या बना, आयोटा के बराबर बन गया। ये सिर्फ मैथमेटिक्स है और तो कोई इसमें मंत्र नहीं है। ये आयोटा ओमेगा डैश, इसको हमने ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर सिंपलिसिटी के लिए इसको अगेन किसके इक्वल लेट कर लिए, ओमेगा डैश के, यानी ओमेगा डैश किसके बराबर है, इसके, ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब ये क्या बन गया जी, इसको अब इस यहां ले आए, इस हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है क्या है, आयोटा ओमेगा डैश, आयोटा ओमेगा डैश। तो इसमें यहां पर पुट करेंगे, ये 2 वैल्यूज है ना, इसका मतलब है म्यू की कितनी वैल्यूज निकलेंगी, 2। म्यू की कितनी वैल्यूज निकलेंगी, 2। तो म्यू की 2 वैल्यूज निकल आई। अब ये देखो कहां से शुरू हुए थे, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन था ना, हमने सपोज किया। तो अगर म्यू की 2 वैल्यूज हैं तो इसका मतलब है कि इसके 2 सॉल्यूशन निकल आए। कितने सॉल्यूशन निकल आए, 2। समझ आई बात, क्लियर है।
कितने बेटा सोल्यूशन निकल आया जी? 2 सोल्यूशन निकल आए। तो जब 2 सोल्यूशन निकल आए, एक x1 आ गया, x1 क्या बनेगा? a1 इंटू μ1, x2 ये आ गया। अगर इसके 2 सोल्यूशन हैं, इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के डिस्प्लेसमेंट के 2 सोल्यूशन हैं, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? ऐड कर सकते हैं। तो क्या बनेगा? x1 प्लस x2, इनको ऐड करें जी, ये आ गया। अब μ1 और μ2 की वैल्यूज मैंने कहा ये वाली पुट कर सकते हैं, ये कर दी, ये वाली कर दी, कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब इसमें e रेज़ पर माइनस बीटा टी है ना, इधर भी आएगा e रेज़ पर माइनस बीटा टी, मल्टीप्लाई कर लें तो वो कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया, ऐसे लिख सकते हैं। कोई इसमें इशू है? पक्की बात है। चले, e रेज़ पर एक डे मोवरेज थ्योरम आपने पढ़ा हुआ है, e रेज़ पर आयोटा थीटा, ठीक है ना, एफएससी की लेवल की बुक में भी है डे मोवरेज थ्योरम, या बीएससी मैथमेटिक्स में अगर आप पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ा तो e रेज़ पर आयोटा थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर यहां प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। क्या फार्मूला है जी? दिस इज कॉल्ड डे मोवरेज थ्योरम। डे मोवरेज थ्योरम जो है वो क्या है? e रेज़ पर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो हमने इस पर डे मोवरेज थ्योरम लगा दिया जी। ये देखो, कॉस ओमेगा डैश टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा डैश टी, इस तरह से ये माइनस है तो माइनस लगा दिया। क्लियर है? इधर देखो बेटा, अब a1 cos ओमेगा डैश टी ये आया, a2 cos ओमेगा डैश टी, तो cos ओमेगा डैश टी कॉमन आ गया, ये कॉमन ले लिया तो ये दोनों प्लस हो गए, a1 प्लस a2 ये आ गया। इस तरह से इनमें से आयोटा साइन ओमेगा डैश टी कॉमन आ गया, आयोटा को मैंने बाहर इधर लिख लिया, ये आ गया। ये जी कोई प्रॉब्लम है? चलो आगे जी। अगर फर्ज करें ये किसकी इक्वेशन है? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ना, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है ना। तो और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन किस पैटर्न पे आ रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रही है। बात समझ में आ गई? किस में आ रही है जी? कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हमारा क्या होता है? रियल। तो हमें पता है कि एज एक्स इज रियल, तो इसका मतलब है अगर एक्स रियल है तो फिर इसकी जो ये वाली इक्वेशन है ये भी क्या होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। तो ये रियल तभी मुमकिन है अगर ये जो a1 और a2 हैं ये एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे। क्या होंगे जी? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, क्योंकि दो जो नंबर हैं उनका जो अगर वो एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो वो क्या होता है? वो नंबर रियल ही होता है। क्या होता है बेटा? रियल ही होता है। तो अब ये देखो, गौर करो, अगर a1 को आप ये कंसिडर कर लें, a2 को ये कंसिडर कर लें, इन दोनों को ऐड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा? माइनस आयोटा बी, माइनस आयोटा प्लस आयोटा बी कैंसिल, तो a1 प्लस a2 क्या आ गया? 2a, a1 माइनस a2 क्या आ जाएगा? 2 आयोटा बी। अब ये वाली दोनों वैल्यूज हैं, हम पुट करेंगे यहां a1 a2 की जगह पर 2a पुट कर देंगे, a1 माइनस a2 की जगह पर, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। कुछ भी नहीं किया, a1 प्लस a2 की जगह 2a पुट कर दिया और a1 माइनस a2 की जगह 2 आयोटा b पुट कर दिया। अब ये जो 2 आयोटा 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 क्या बन गया? आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। तो ये हम बाद में लिख लेंगे, यहां पर भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, चलो यहां ही लिख दो, कोई मसला नहीं है। आयोटा को गायब कर दो, तो ये क्या इक्वेशन बन गई? 2a cos ओमेगा डैश टी माइनस 2b साइन ओमेगा डैश टी। अब यहां पर और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2a को हमने लेट कर लिया है xm cos फाई और 2b को लेट कर लिया है xm साइन फाई। अब ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि ये दो अननोन हमने ऐड कर दिए, कौन से? xm और दूसरे फाई। फाई और xm को, तो हम xm और फाई को इन दोनों इक्वेशन से निकालेंगे भी। कैसे भला? चले अभी देख लो, इन दोनों को स्क्वायर लेके ऐड कर दो, xm आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। दोनों को डिवाइड करो तो फाई आ जाएगा, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू दिस।
यानी फाई भी आ जाएगा और XM भी आ जाएगा, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो लो जी, अभी आपको समझ आ जाएगी हमने क्यों किया है। इस इक्वेशन को और मजीद सिंप्लीफाई बनाने के लिए लेकिन 2a की जगह पर क्या पुट कर दिया, XM cos फाई। ये XM मैंने बेटा इसको जरा पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। इस तरह से 2b का क्या बन गया, XM sin फाई। ये आ गया, XM कॉमन ले लें, ये आ गया। और हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्या बन गई जी, x इज इक्वल टू XM e रेस पर माइनस बीटा t इंटू कॉस ओमेगा डैश t प्लस फाई, कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा डैश टी प्लस फाई। अब देखो बेटा, इस इक्वेशन के अंदर XM हम यहां से निकाल सकते हैं, a और b की टर्म्स में निकाल सकते हैं। फाई यहां से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओमेगा डैश को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, याद है ना, ओमेगा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो इसका मतलब है इन सारे वेरिएबल्स को आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, इनका अलग अलग अपना एक मकसद है, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। किसकी इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की। किसकी इक्वेशन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट की। जैसे आपको याद होगा कि हमने वो अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाली थी, क्या बोला, x इज इक्वल टू XM cos ओमेगा t प्लस फाइव निकाली थी ना। तो हमने उससे मिलती जुलती यहां पर एक इक्वेशन ड्राइव कर ली है, समझ आ गई बात। यानी उस जैसी हमारी इक्वेशन, उसके करीब करीब या उस जैसी हमारी इक्वेशन जो है वो बन गई है। क्लियर है। तो यहां तक आप इस लेक्चर को आप देखिएगा, याद भी कीजिएगा, एक दो दफा लिखिएगा भी, तो फिर इंशाल्लाह, क्योंकि ये काफी लेंथी एक लेक्चर है, लेंथी टॉपिक है, तो इसको हमने 2 लेक्चर्स में डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये आप समझ लें डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का पार्ट 1 है। तो इसके आगे ये जो सारी टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, XM के हवाले से, ओमेगा डैश के हवाले से और फाई के हवाले से, हम कुछ मजीद बातें इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।